हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने किरचॉफ लॉ का टॉपिक कंप्लीट किया। ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ लॉ हमने कंप्लीट किया। केसीएल कैसे अप्लाई करना है, केवीएल किस तरीके से सर्किट पे लगाना है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने उसका एग्जांपल आपको दिया था, कुछ 2-3 एग्जांपल मैंने सॉल्व कराए थे कि किस तरीके से अपन केसीएल और केवीएल सर्किट पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिया था। वो 2 क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही साथ अपन एक क्यूब का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसमें डायगोनल्स के अपोजिट कॉर्नर्स पे क्या निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है, कल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। कई लोग के वहाँ पे मैसेज भी आए थे मेरे को कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपका नहीं बना। दोनों क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे किरचॉफ लॉ के, ठीक है। चलिए देखिए, फाइंड द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर। जो भी रजिस्टर आपको दिया हुआ है उस पर करंट निकालना है, करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था क्या करेंगे। सबसे पहले मान लो ये वाली ब्रांच से कितनी करंट फ्लो हो रही है, मान लो I1 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1। देखो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ ले लेते हैं I2। आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, मैंने बोला है कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्लस और माइनस क्या होता है, चेंज होता है। अगर आप इस साइड लेते तो हो सकता है I1 की वैल्यू -2 आती, आपने इधर लिया तो वो +2 आ जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इस ब्रांच में यहाँ से कितनी करंट फ्लो रही है, I1 करंट, यहाँ से I2 करंट। अब यहाँ से I3 भी ले सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे I1 और I2 मिलके क्या बना देगी, I1 + I2। मतलब जो I3 होगा वो कितना हो जाएगा, I1 + I2 होगा। ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने बताया था कि अपने को क्या लगाना है, लूप रूल लगाना है। लूप रूल के लिए ध्यान से देखिए, ये A B C D E और F, इस तरीके से मैंने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें लूप रूल लगाने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, ठीक है। मैं कैसे चलता हूँ, क्लॉकवाइज चलता हूँ। चाहेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो आपका पाथ और अगर करेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है आपका पाथ, और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, रजिस्टर पॉजिटिव होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। और करंट अगर आपके पाथ के डायरेक्शन में है, आपका पाथ अगर करंट के डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसा ये रजिस्टर हो गया R, और यहाँ पे मान लो I करंट फ्लो रही, आप इस साइड से जा रहे हैं, ऐसा आपका पाथ कैसा है, इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा -IR, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप रजिस्टर R लेके चलते हो, करंट इस साइड जा रहा है, लेकिन आपका पाथ ऐसा है, तो देखो आपका पाथ जो करंट के क्या अपोजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा +IR। मैंने पहले आपको रूल बता दिया था कि करंट अगर आपके पाथ के डायरेक्शन में है तो -IR लेंगे, करंट अगर आपके पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे, +IR। और बैटरी का डिपेंड करता है प्लस और माइनस, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका पाथ ऐसा है तो हमेशा लास्ट वाला लेते, तो ये हो जाएगा +E, ठीक है। और अगर आपका पाथ इस तरीके से है, इस साइड है आपका पाथ, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला कैसा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा -E। इसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इसी के लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लूप में लेते हैं A B C F, A लूप की बात करता हूँ। तो A B C F, A लूप में बात करते, पहले A से स्टार्ट करते। तो पहले क्या है, बैटरी है। बैटरी कितना, 24 वोल्ट। देखिए इसका लास्ट कैसा है, +-, लास्ट कैसा है, माइनस, तो ये हो जाएगा -24। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे, रेजिस्टेंस देखिए, करंट इधर जा रही है, आपका पाथ इधर है, मतलब आपका जो पाथ का डायरेक्शन वो करंट डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, मैंने बताया। तो यहाँ पे +IR, तो I कितना है, यहाँ पे I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो I1 × 2 या 2I1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2I1। इतना क्लियर। चलिए B तक, B से C में कुछ नहीं है। फिर आगे 6 ओम पे आते हैं। देखिए अब ऐसा घूम के आपका पाथ में, इसको थोड़ा ऐसा बड़ा बना देता हूँ, ऐसा आप घूम के ऐसा नीचे आएंगे तो देखिए 6 ओम में करंट का डायरेक्शन किधर है, आपके पाथ के डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, तो -6, और करंट कितनी यहाँ पे, I2। इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है। तो आपका पाथ का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये -6 I2, मतलब IR के फॉर्म में। तो R कितना है, 6, और I कितना है, I2, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये माइनस और ये प्लस, इसका लास्ट कैसा है, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +27, ठीक। आगे देखते हैं, F से A में कुछ नहीं है, तो ये कंप्लीट हुआ, = 0, ठीक। इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा 2I1 - 6I2 = 27, माइनस में हो जाएगा, +24 हो जाएगा। तो -27 + 4 कितना हो जाएगा, 24, और 3 कितना होता है, 27 होता है, तो ये -3 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ। तो ये A B C F A को सॉल्व करने से क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आया।
ये वाली, ठीक। अब सेम किस में लगाते हैं, इस वाले लूप में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसा पूरा। तो अब लेते हैं एफ सी डी ई एफ लूप की बात करते हैं। चलिए एफ से स्टार्ट करते हैं। एफ में देखो सबसे पहले बैटरी प्लस से माइनस, तो इसका लास्ट कैसा है माइनस, अपन क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका लास्ट कैसा है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -27। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बात करते हैं रेजिस्टेंस में। तो देखिए करेंट का डायरेक्शन, आपका पाथ इधर है, करंट इधर है, मतलब आपका पाथ का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर पाथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन का अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस IR हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस IR, मतलब 6I2। क्लियर। चलिए आगे C तक कुछ नहीं है, फिर D तक यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए करंट किधर है, आपका इधर आ रहा है, आपका पाथ कैसा है ऐसा, तो आपका पाथ, आपका करंट और आपके पाथ का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा 4, और करंट कितना देखिए यहाँ से I1 प्लस I2, तो यहाँ 4I1 प्लस I2। आगे E के बाद F में कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे इसको सॉल्व कर देखिए, 4I1 हो जाएगा ये 4I1। अब देखिए यहाँ पे I2 प्लस 4 इंटू I2, तो 4I2 हो जाएगा। 4I2 प्लस 6I2 कितना हो जाएगा, 10I2। तो ये हो गया प्लस 10I2। -27 ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या हो जाएगा, +27, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको 2 इक्वेशन मिल गए। तो यहाँ से अपन I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड 2 बाय 1, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 4I1 तो ऑलरेडी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4I1, 2 6 12I2, फिर 2 3 6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। ठीक, अब बाकी इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे 4I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 27। अब देखिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये आपस में कैंसिल होगा, ये दोनों प्लस में है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। -12 -10 क्या हो जाएगा, -22I2। अब आगे -27 -6 -33, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल। तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगी 33/22। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 11 2 3/2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, डेट इज़ 1.5 एम्पियर। तो ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। तो इसका मतलब इस 2 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, 2 ओम रजिस्टर से, ये I1 की वैल्यू है ना, यहाँ पे I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू कितनी आई, 1.5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये 6 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से 1.5 एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो होगा C टू F डायरेक्शन में। ठीक है, और F टू C में -1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ C टू F डायरेक्शन में देखा जाए तो I2 की वैल्यू कितनी आई, प्लस 1.5 एम्पियर। तो 6 ओम रजिस्टर से कितना करंट प्लस होगा, 1.5 एम्पियर का करंट। अब चलिए 4 ओम में देखते हैं। तो 4 ओम के लिए यहाँ पे I1 प्लस I2 निकालना पड़ेगा, उसके पहले क्या निकालना है, I1। तो इस I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, 2I1 -6I2, I2 की वैल्यू 3/2 ले लेते हैं, 1.5 है ना, इज इक्वल टू -3। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6 है ना, 3 3 9, -9 इज इक्वल टू -3। तो 2I1 इज इक्वल टू -3 -9 क्या हो जाएगी, -12। तो यहाँ से जब I1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, देखिए -12 नहीं होगा, ये -9 क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो -3 + 9 हो जाएगी। तो -3 और +9 क्या हो जाएंगे मिलके, 6। तो यहाँ पे आ जाएगी क्या, 6 आ जाएगी। तो 6/2, ठीक है। तो 6/2 कितना होगा, 3 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा I1 वो कितने एम्पियर का होगा, 3 एम्पियर का होगा। इसका मतलब 2 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर का करंट होगा B2A डायरेक्शन में, समझ में आ गया। तो ये I1 की वैल्यू निकल गई, और ये किसकी वैल्यू निकल गई, I2 की वैल्यू। ये 2 वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है,
I1 प्लस I2 की वैल्यू। तो देखिए I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2, तो I1 प्लस I2, तो ये 3 प्लस 1.5 कितना 4.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कितने एम्पियर का होगा, 4.5 एम्पियर का करंट होगा। तो करंट थ्रू द रजिस्टर 4 ओम इज़ 4.5 एम्पियर इन डायरेक्शन ऑफ E टू D। मतलब वो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, E से D डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 4.5 एम्पियर की होगी। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, सभी रजिस्टर में क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो इस ब्रांच में I1, यहाँ से I2, दोनों मिलके बन गए I1 प्लस I2। तो यहाँ से I1 करंट फ्लो होगी, यहाँ से I2 करंट, यहाँ से I1 प्लस I2 दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे अब 3 लूप वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लूप वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा आपको टफ पड़ सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए देखिए, मान लो मैं सबसे पहले बड़ी बैटरी को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो यहाँ से मान लो कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1। अब देखिए इस I1 का जो एक पार्ट है वो I2 के फॉर्म में यहाँ से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ से I2 आप चाहो तो यहाँ I3 ले सकते हैं। इस बार थोड़ा चेंज करके लेते हैं, यहाँ से I1 गया, यहाँ I2 चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा I1 माइनस I2। यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, I1 माइनस I2 करंट क्या होगी, फ्लो होगी। अब देखिए यहाँ से I1 माइनस I2 जा रही है। अब इस I1 माइनस I2 का I3 पार्ट मान लो यहाँ चला गया। तो जब I1 माइनस I2 का I3 पार्ट यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए तो I1 माइनस I2 में से निकाल दो कितना, I3 पार्ट। तो यहाँ से जब I3 पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा वो, समझ में आ गया। तो I1 माइनस I2 का I3 पार्ट यहाँ चला गया, जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ से जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ से I3 जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से I3 जा रही है, तो यहाँ से I3 जब आएगी तो यहाँ पे भी I3 रहेगा, है ना, पूरे इस लूप में यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से I3, तो ये I2 और I3 यहाँ पे मिल के क्या बना देंगे, I2 प्लस I3 बना देंगे, ठीक है। यहाँ भी I2 प्लस I3 होगा, यहाँ भी I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब चेक करते ही था, देखिए यहाँ से I2 प्लस I3 आ रही है। अब I2 प्लस I3 में माइनस मतलब I1 जो है यहाँ से क्या हो गई, देखिए इधर से I1 माइनस I2 माइनस I3 आ रही है, इधर से I2 प्लस I3। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो I2 और I3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर कितनी जाएगी, I1 आएगी। समझ में आया। तो अपन I1 से स्टार्ट किया था, I1 पे आके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए यहाँ से I1 माइनस I2 माइनस I3 जा रही है, यहाँ से I2 प्लस I3। तो ये दोनों ऐड होंगे जंक्शन रूल से। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो I2 I3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, I1। इसका मतलब इस लूप में कितना करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा। तो ये आपका डिवाइड हो गया। तो किस तरीके से अपने को डिवाइड किया मैंने बता दिया। यहाँ से I1 का I2 पार्ट इधर जा रहा है, तो बचेगा I1 माइनस I2 इधर से आएगा। अब I1 माइनस I2 पार्ट से I3 यहाँ निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा, I1 माइनस I2 माइनस I3। उस पार्ट को यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से I3 जा रहा है, यहाँ से I2, तो इसमें कितना पार्ट जाएगा, I2 प्लस I3 पार्ट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, अपना करंट का डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसी को अपने को क्या करना है, लूप रूल में लगाना है। तो लूप रूल के लिए पहले अपन कैसे चलेंगे, हमें क्लॉकवाइज चलते हैं। अपन कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। इस तरीके से अपन 3 लूप लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए सबसे पहला लूप बात करता हूँ ABCA लूप की। ABCA लूप की मैं बात करता हूँ। तो ABCA लूप में देखो यहाँ से चलना स्टार्ट है, करंट हमारे डायरेक्शन में, पाथ के डायरेक्शन में है। इसका मतलब हो जाएगा -4I2। क्या हो जाएगा, -4I2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ से B पे आते हैं, B के बाद नीचे जाते हैं, देखिए 2 है, तो करंट हमारे पाथ के डायरेक्शन में, इसलिए -2I2 प्लस क्या हो जाएगी, I3 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। C पे आते हैं, C के बाद देखिए 1, तो 1 वाला भी हमारे डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा क्या, -1, करंट कितनी है, I1, ठीक। फिर आगे देखिए बैटरी माइनस से प्लस, मतलब लास्ट वाला प्लस है, तो ये हो जाएगा +10। आगे A इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे -I1 सॉल्व करते, देखिए I2 तो यहाँ पे -2I2, यहाँ पे -4I2, -6I2 ये हो जाएगी, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे +I3 है, तो ये माइनस प्लस -2I3 इज इक्वल टू +10, ट्रांसफ़र कर दीजिए, -10 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। चलिए अब लूप देखते हैं BEDCB में। BEDCB लूप की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से B से चलना स्टार्ट करते हैं, देखिए प्लस से माइनस, तो ये हो जाएगा -5। आगे देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हैं D से C, तब देखिए करेंट और हमारा डायरेक्शन, पार्ट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, तो -2, और यहाँ पे करंट हो जाएगी I1 माइनस I2 माइनस I3।
इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। अब ये डी से सी पहुंच गया, सी से देखते हैं बी की तरफ। अब देखिए करेंट और हमारी पाथ का डायरेक्शन, हमारा पाथ ऊपर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो करंट और हमारे पाथ का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2I2 + I3। यहाँ पे करंट कितना है? I2 + I3। आगे बी तक पहुँच गए, कंप्लीट। इज इक्वल टू 0। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 लूप है, बहुत ईजी है, सिर्फ मेथड लगाना है जो रूल मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -5। अब देखिए I1 की बात करते हैं, यहाँ पे -2 है ना, एक ही है I1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2I1। आगे देखिए I2 की बात, माइनस माइनस +2I2 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 कितना हो जाएगा? +4I2। अब I3 की बात करते हैं, माइनस माइनस +2I3 +2I3 कितनी हो जाएगी? 4I3। ठीक है, अब इस -5 को मैं क्या करता हूँ? ट्रांसफर कर देता हूँ। -5 को जब ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा +5, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से मिलेगा? लूप से मिलेगा, थर्ड लूप से। 3 वेरिएबल 3 लूप है ना, ACDA। अब बात करते हैं लूप ACDA की बात करते हैं। अब ACDA में देखिए, A से स्टार्ट करते हैं, प्लस से माइनस, तो ये हो जाएगा -10। आगे अब देखिए करंट का डायरेक्शन हमारे पाथ का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ पे करंट कितना है? I1। देखिए यहाँ से जा रहा है अपन इस साइड ऐसा, तो करंट और हमारा पाथ का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो यहाँ पे +1 I1 हो जाएगा। ठीक, सी तक आ गए। सी से अब जाते हैं डी की ओर, तो देखिए यहाँ पे 2 ओम, तो हमारा पाथ कैसा? नीचे की तरफ है, यहाँ ऐसा इस तरीके से क्लॉकवाइज, करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, और करंट कितनी है? I1 - I2 - I3। इतना क्लियर? चलिए डी तक। डी से अब कहाँ चलते हैं? ए की ओर चलते हैं, तो डी से ए की ओर जाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से करंट और हमारे पाथ का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा +4, और करंट कितना है यहाँ पे? I1 - I2, तो यहाँ पे आ जाएगा +4 I1 - I2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1I1 2I1 4I1, 4 + 2 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7I1। ठीक, अब आगे देखिए I2 की बात करते हैं, तो +-2I2, और यहाँ पे +4 -I2, तो +-4I2, तो -2I2 और -4I2 मिलके क्या बनाएंगे? -6I2। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है? I3, तो यहाँ पे हो जाएगा +-2I3, ये हो गया। ठीक, अब आगे -10 को ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो जाएगा +10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गए, 1 2 एंड 3, और 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ। तो 1 और 2 में मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले देखिए यहाँ पे I2 का यहाँ मल्टीप्लायर 6 है, यहाँ पे I2 का मल्टीप्लायर 4 है, यहाँ भी 6 है, तो अपन I2 के मल्टीप्लायर को क्या करते हैं? I2 को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, और इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात करता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 3 में मैं 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 में 2 का और 2 में 3 का। चलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, -2I1, फिर 2 6 12 -12I2, ये हो जाएगा। फिर देखिए 2 2 4 -4I3 इज इक्वल टू 10 2 20 -20, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करने से। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 3 2 6, तो -6I1, फिर 3 4 12 +12I2। ठीक, आगे 3 4 12, ये भी हो जाएगा, +12I3। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 क्या हो जाएगा? 15, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लायर आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए -2 -6, ये हो जाएंगे -8I1। अब ये देखिए +12 -4 +8I3, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू -20 + 15 -5। ये नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 4। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ से I2 एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी -6I2 है, इक्वेशन नंबर 3 में भी -6I2, तो यहाँ से I2 को एलिमिनेट कर सकते हैं माइनस करके दोनों को। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। चलिए 1 को मैं लिख देता हूँ -I1 -6I2 -2I3
इज इक्वल टू -10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 7i1 -6i2 -2i3 इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस से साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस और ये वाला माइनस, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो -7i1 एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, 7i1 -6i2 -2i3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, प्लस -10 ट्रांसफर होकर +10 हो गया। अब ये -7 और -1 कितना हो जाएगा, -8i1। अब आगे देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये +2 है और ये क्या है, -2 है। तो +2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, है ना। ये वाला 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू -10 -20। तो यहाँ से जो i1 की वैल्यू आएगी वो i1 इज इक्वल टू हो जाएगी -20 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, 20/8, 4 5 जा 4 2 जा, मतलब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 2.5 एम्पियर। तो ये होगी आपकी i1 की वैल्यू। ठीक है, अब इस i1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं फ्रॉम 4। तो 4 में जब i1 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, -8 इंटू i1 कितना है, 5/2 लेके चलता हूँ इसको, मैं डेसिमल वाला वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला कर रहा हूँ। तो -8 इंटू 5/2 हो जाएगा, प्लस 8i3 इज इक्वल टू -5। यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए 2 4 जा 5 4 जा 20, -20 हो गया। तो यहाँ से 8i3 इज इक्वल हो जाएगा -5। अब देखिए 4 5 जा 20, -20 उधर जाके क्या हो जाएगा, +20। यहाँ 8i3 था, डिवाइड पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो -5 + 20 कितना आ जाएगा, 15/8 एम्पियर। 15/8 एम्पियर, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी i3 की वैल्यू। अब देखिए i1 और i3 मेरे पास कैलकुलेट हो गया। अब इस i1 और i3 की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, जिसमें करना चाहो कर सकते हो आप। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी i2 की वैल्यू। आप चाहो तो 2 में पुट कर सकते हो, आप चाहो तो 3 में। तो अपन किसमें पुट करें, जो अपने को ईजी पड़ेगा, तो कहीं भी कर सकते हो आप। अपन किस में पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम 1। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 से देखते हैं, फ्रॉम 1 में यहाँ पे -i1 मतलब -5/2 ये हो जाएगी। आगे -6i2 अपने को कैलकुलेट करना है, -2i3। तो -2i3 की वैल्यू कितनी आई, 15/8 है, इज इक्वल टू हो जाएगा -10 यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1 में i1 और i3 की वैल्यू। चलिए आगे कैलकुलेट करते, ध्यान से देखिए, -6i2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, -10। ये देखिए 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस जाके उधर +15 अपॉन हो जाएगी कितनी, 4। अब देखिए -5/2 उधर जाके +5/2 हो जाएगी। जब इसको मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 10 4 जा 40, -40 हो गया, फिर 1 जा 15 हो गया, ये 2 जा 2 5 जा 10, ये हो गया इतना। तो यहाँ से i2 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25, और 25 - 40 कितना हो जाएगा, -15। तो ये हो जाएगा -15/4, और इंटू आ जाएगा यहाँ पे क्या, -6, ये डिवाइड वाला। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 15/6 4 जा 24। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 5 जा है ना, और 3 8 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8 एम्पियर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू। तो i2 की वैल्यू क्या आएगी, 5/8 एम्पियर। यहाँ तक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो i1 मेरे पास कितनी वैल्यू आई, i1 की ध्यान से देखिए, i1 आया 5/2, i2 की वैल्यू कितनी आई 5/8, और यहाँ से i3 आ गया 15/8। इतना याद रखिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि कौन से रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये पूरा सॉल्यूशन आपका i1 i2 और i3 वैल्यू का। तो फिलहाल अपन कौन सी वैल्यू निकालिए, i1 i2 और i3 का, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब क्या करते हैं, रजिस्टर में क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है, i1 की 5/2 एम्पियर मैंने सॉल्व करा दिया है, i2 की वैल्यू 5/8 एम्पियर ये भी मैंने सॉल्व करा दिया, और i3 की वैल्यू 15/8 एम्पियर ये भी आपका आ चुका है। अब देखिए करेंट थ्रू रजिस्टर 4 ओम, सबसे पहले 4 ओम को लेके चलते हैं, है ना। तो करेंट थ्रू रजिस्टर 4 ओम, तो 4 ओम में जो करंट होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है, ए बी, तो आई ए बी लेके चलते हैं वहाँ का करंट। तो आई ए बी इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ए बी देखिए I2 करंट, तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कितना एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी आई 5/8 एम्पियर। तो ये हो गया 4 ओम रजिस्टर में करंट की वैल्यू कितनी होगी 5/8 एम्पियर। अब याद करते ये वाला करेंट थ्रू रजिस्टर 2 ओम,
करेंट थ्रू रजिस्टर 2 ओम। तो 2 ओम वाले कितने हैं? तो देखिए ये वाला भी 2 ओम है, ये वाला भी कितना है? 2 ओम है। तो सबसे पहले आई बी सी वाले की बात करते हैं। कौन सा? जो बी और सी के बीच में है। तो आई बी सी, देखिए आई बी सी मतलब कितना करंट फ्लो रहा है इस तरह बी सी में? I2 प्लस I3। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो I2 प्लस क्या हो जाएगी? I3 हो जाएगी। अब I2 की वैल्यू कितनी आई देखिए 5/8 और I3 15/8। तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस 15/8। ठीक है, अब इन दोनों को 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आई बी सी इज इक्व टू 15 प्लस 5 20/8 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 5 जा 4 2 जा 5/2 एम्पियर। इतना क्लियर हो गया। तो IBC में जो करंट फ्लो होगा मतलब 2 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पे? I2 प्लस I3 जिसकी वैल्यू आई 5/2 एम्पियर। ठीक है, अब देखते हैं ICD, ये भी तो 2 ओम रजिस्टर है। तो यहाँ से निकालेंगे किसकी वैल्यू? ICD। तो यहाँ पे देखिए ICD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ICD से कितना करंट फ्लो हो रहा है? ICD या DA ले लो, करंट का डायरेक्शन ऐसा तो IDA ले लो, इसको DC ले लो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से ले सकते हैं IDC। तो IDC में कितना देखिए? I1 माइनस I2 माइनस I3। तो I1 माइनस I2 माइनस I3। चलिए I1 की वैल्यू 5/2, I2 5/8 और I3 आया हमारा कितना? 15/8 आया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 LCM है ना, 2 4 जा 4 5 जा 20 माइनस 5 माइनस 15 15 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 20 20 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 0। तो IDC जो आएगी वो क्या होगी? 0 होगी। मतलब इसका मतलब ये जो 2 ओम रजिस्टर है इससे कितना करंट फ्लो होगा? 0 करंट फ्लो होगा। अब कौन सा बच गया रजिस्टर? ये 1 ओम वाला बच गया और 4 ओम वाला। तो 4 ओम में देखिए है ना, करेंट थ्रू रजिस्टर 4 ओम, करेंट थ्रू रजिस्टर 4 ओम। अब चलिए 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो? देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है? A to D है। तो ले लेते हैं IAD। क्या ले लेंगे? IAD। अब IAD देखिए यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है 4 ओम में? I1 माइनस I2। तो यहाँ लिख देंगे I1 माइनस I2। ठीक है, चलिए देखिए I1 की वैल्यू क्या आई है? I1 5/2 और I2 5/8। तो 5/2 माइनस 5/8 सॉल्व करेंगे। 8 2 4 जा 4 5 जा 20 माइनस 5 कितना आ गया? 15/8 एम्पियर। तो यहाँ से देख लीजिए 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा? यहाँ से I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगा, IAD फ्लो होगा, मतलब 15/8 एम्पियर का करंट क्या होगा? यहाँ से फ्लो होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब निकालते हैं करंट थ्रू रजिस्टर 1 ओम। करेंट थ्रू रजिस्टर 1 ओम। तो 1 ओम में कितना करंट फ्लो होगा? तो देखिए यहाँ से C से A डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 करंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ICA इज इक्वल टू कितना करंट है? I1 करंट है। और I1 की वैल्यू कितनी आई है? 5/2। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा? 5/2 एम्पियर का होगा। समझ में आ गया? तो देखिए हमने सभी रेजिस्टेंस में क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। ये वाला 4 ओम में भी निकाल लिया अपन यहाँ पे, है ना। AB वाले में 4 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5/8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। अब ये वाले 2 ओम में देखिए कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो यहाँ पे अपन निकाल चुके हैं। वाले 2 में 5/2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये वाले 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पे देखिए 0 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद हम ये वाले 4 ओम पे निकाले, इस पर कितना 15/8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और करंट थ्रू रजिस्टर 1 ओम ये निकाले अपन 5/2 एम्पियर का। तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को मेथड लगाना है। मेथड से सॉल्व करोगे तो आसानी से क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर था किसका? इस वाले क्वेश्चन का। ये NCERT का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? NCERT में दिया हुआ ये क्वेश्चन है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आसानी से ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे। इतना क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉलर। ये 12 वायर है, सभी का रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉलर है, कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब। मतलब वो किस फॉर्म में कनेक्टेड है? क्यूब के फॉर्म में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनल्स अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो इस क्यूब के डायगोनल्स के अपोजिट कॉर्नर्स पे कितना रेजिस्टेंस होगा? नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब बोलोगे, आप सोच रहे होगे सर आप तो किरचॉफ्स का क्वेश्चन करा रहे हैं, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो बेटा यहाँ पे जब अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करेंगे। बहुत ईजी है, समझ में आ गया? किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से अगर इसको निकालते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजिली आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक छोटा सा ये क्यूब है, ठीक है। वैसे क्यूब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ ये क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। इसका डायगोनल अपोजिट कौन कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो गया और ये पीछे बैक साइड का पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे? अपोजिट डायगोनल्स। ये ले लो या तो ये नीचे का दोनों,
या ये वाला या ये वाला, इस तरीके से ले सकते हो। तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायगोनल्स पॉइंट होंगे। तो इनके बीच क्या निकालना है, टोटल नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं ये फ्रंट वाला ये ले लेता हूँ ए पॉइंट, और ये लास्ट वाला उस साइड का, ये फ्रंट का नीचे का, फिर इसके डायगोनल्स लास्ट वाला जो बैक साइड पे छिपा हुआ है, तो ये हो गया ए पॉइंट, ये वाला हो गया बी पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। अपोजिट डायगोनल ना, सेम डायगोनल मतलब ये होता है और ये होता है, ये सेम डायगोनल होता, लेकिन अपोजिट मतलब जस्ट इसके पीछे वाला, ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला। तो इन दोनों के बीच अपने को क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो देखिए नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ के लिए क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए। तो करंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस सर्किट को मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये एक बैटरी लगा दी मैंने। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, ईएमएफ कितना है, ई है। अब इस बैटरी से करंट फ्लो होगी, तो मान लो मैं यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा हूँ, 6I करंट क्या कर रहा हूँ, फ्लो कर। आप चाहो तो आई ले सकते हो, आई लोगे तो क्या होगा, वो डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ पे 6I ले लिया। मतलब मेरा टोटल करंट कितना है, 6I, टोटल ईएमएफ कितना है, ई। इसका मतलब ये हो गया टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस, RAB। मतलब मेरे को ए और बी के बीच क्या निकाल, रेजिस्टेंस निकाला। तो मेरे को ध्यान रखना है कि अपन टोटल ईएमएफ कितना लिए हैं, ई लिए हैं, और टोटल करंट कितना सर्किट का, 6I है। समझ में आ गया। तो मेरे को ई अपॉन 6I कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आई लेके चलोगे तो ई अपॉन आई कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया। तो मैं ई अपॉन क्या यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, 6I लेके चल रहा हूँ। 6I इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि डिवाइड करने मेरे को दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब यहाँ से करंट जा रहा है 6I, तो ये जो 6I है ये तीनों में क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 2I और यहाँ पे 2I। समझ में आ गया। आपको धीरे से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे 6I क्यों लिया हूँ, 6I इजी बनाने के लिए लिया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 6I 2I में डिवाइड हो गया। अब ये जो 2I है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से भाग, I और I में। समझ में आ गया। वैसे ही देखिए ये वाला जो 2I है ये भी I और I पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से भी एक 2I जा रहा है तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I और I। अब समझ में आया मैंने 6I क्यों लिया। 6I लेने से यहाँ 2I डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से I डिवाइड हो गया। अगर आप I लेते हो क्या होता है, ये I/3। अब ये I/3 दो पार्ट में डिवाइड होता है, I/6 वो भी सही था, कोई गलत नहीं है। लेकिन अपन क्या ले रहे हैं, टोटल करंट 6I ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, टोटल करंट है, इसको याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, टोटल करंट है 6I, और ये हमारा टोटल ईएमएफ। ठीक। अब देखिए आगे, अब यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I आ रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से I, यहाँ से I, ये दोनों I मिलके फिर से क्या बन जाएंगे, 2I। ये I, ये दोनों मिलके इसके लिए क्या बन जाएंगे, 2I। देखिए यहाँ से भी I आ रहा है, यहाँ से भी I आ रहा है इस पॉइंट के लिए, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, यहाँ भी 2I बना देंगे। अब देखिए 2I, तो यहाँ से मिलके कितना बन के निकलेंगे, 6I। क्या बन के निकलेंगे, 6I। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने करंट को क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब समझ में आया मैंने 6I क्यों लिया है। ठीक है। अब देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, लूप रूल लगाते हैं। तो लूप लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो देखिए आप ऐसा लूप बना सकते हैं, एक इस तरीके से ऐसा, फिर एक लूप ऐसा बन सकता है। आगे आप चाहे तो ऐसा लूप बना सकते हो, फिर आगे चाहो तो इस तरीके से लूप बना सकते हो। चाहो आपको इधर घूमने का मन करे तो घूम के भी जा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। तो आप चाहो तो जैसा भी लूप बनाना चाहे बना लेते हो। ठीक है। लेकिन हम इसमें एक इजी लूप बनाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन स्टार्ट करते ए, इसको मैं बी पॉइंट ले लिया हूँ, ये सी हो गया, डी ई, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ए सी डी ई, यहाँ पे एफ, और ये बी पॉइंट हो गया, इधर जी, और यहाँ ले लेता हूँ एच। समझ में आ गया। तो ये मैं लूप बना दिया, ये वाला। देखिए आप चाहो तो लूप कहीं से बना सकते हो, जो मेरे को इजी पड़ा सबसे मैं वही लूप ले चलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लूप लिया बाहर ही बाहर, यहाँ पे कोई झंझट नहीं, अंदर जाने की दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं अंदर वाला लूप लोगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, बाहर ही बाहर एक लूप लगा दिया। ठीक है, बना दिया। अब इस लूप को देखिए, इस लूप में मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये हमारे पाथ का डायरेक्शन है। मैंने बताया अगर करंट हमारे पाथ के डायरेक्शन में है तो नेगेटिव IR लेंगे, और अगर करंट हमारे पाथ के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव IR लेंगे। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं लूप लगाता हूँ। किसमें लगाऊंगा, तो लूप A C D E F
BGHA, ये हमारा इतना बड़ा पॉइंट हो गया ये लूप। इसमें मैं लूप रूल लगाता हूँ, तो लूप रूल क्या हो जाए देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं कहाँ से, यहाँ से A से स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले R, तो R में देखिए 2i का डायरेक्शन हमारे पाथ के डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -2i इंटू R। ये हो गया, इसका काम कंप्लीट। आगे D पे आए, D के बाद देखिए कहाँ जाएंगे, E पे, तो यहाँ पे R है, यहाँ पे करंट कितना I हमारे पाथ के डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा -i इंटू R। मतलब करंट और हमारे पाथ का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब आगे देखिए E से F चलते हैं, E से F में देखिए करंट का डायरेक्शन हमारे पाथ के डायरेक्शन में है, इसलिए फिर से -2i इंटू फिर से हो जाएगा क्या, R हो जाएगा। ठीक, ये F पे आ गए। B पे अब यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जब जाएंगे तो ये नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से हमारा पाथ है ऐसा, तो हमारा पाथ ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका लास्ट कैसा है, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +E इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे देखिए H पे आ गए, ये पे आ गए, कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा पाथ बन गया। मैंने इस पाथ को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अपने को इजी पड़ेगा। आप कॉम्प्लिकेट बनाना चाहो तो बना सकते हो, यहाँ से आप जा सकते हो, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, आंसर वही आएगा जो यहाँ पे अपन सॉल्व करने हैं आने वाला है। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ बाहर ले लीजिएगा, तो यहाँ से लेने में आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। जो इजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ से यहाँ लेना है, आपको आंसर से मतलब है, यहाँ पे आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। -2i -2i कितना हो जाएगा, -5ir प्लस E इज इक्वल टू 0। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाले को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5ir। अब यहाँ पे देखिए E/6i निकालना है, तो ये देखिए I को ट्रांसफ़र कर दी, E/i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5r। अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, E/6i निकालना है, क्योंकि E/6i क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। पढ़े ना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करेंट क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो E/i तो आ गया, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, E/6i निकाला। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, दोनों साइड में किसका डिवाइड कर देंगे, 6 का। तो ये हो जाएगा E/6i इज इक्वल टू 5r/6। और आपको पता है E/6i, ई टोटल EMF अपॉन टोटल करेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। और कौन से पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं, बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B निकाल रहे हैं, इसलिए हो जाएगा RAB इज इक्वल टू आ जाएगा 5r/6। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B कितनी होगी, 5r/6 होगी। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे A और पॉइंट के बीच, B के पॉइंट के बीच टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 5r/6 ओम होगी। समझ में आ गया। तो NCERT में एक क्वेश्चन दिया गया है इसका, इसी टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या किया गया है, इसमें नोन टर्म्स लिया गया, R की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 12 वोल्ट करके वोल्टेज दिया हुआ है। आप उस क्वेश्चन को भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया। तो NCERT में एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बन गया तो NCERT का जो क्वेश्चन दिया है सेम इसी टाइप का, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा है किरचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हमने और भी न्यूमेरिकल्स किरचॉफ्स लॉ का किया, साथ ही साथ हमने 3 लूप वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए जो NCERT में दिया हुआ था, और इस क्यूब वाले क्वेश्चन को भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।